न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सो दिस इज द स्कूल लेवल सीरीज ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और आज का जो लेक्चर है ये आपके न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर 1 है। एज आई टोल्ड यू कि ये जो सीरीज है, ये जो आपके सीक्वेंस ऑफ लेक्चर्स है, ये लिमिटेड होंगे कंसेप्ट्स में और एप्लीकेशन में टू द स्कूल लेवल। ओके, तो सबसे पहले हम ये देख लें कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का रोड मैप क्या होगा, किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, क्या क्या टॉपिक्स हम इसमें स्टडी करेंगे। तो सी द फर्स्ट टॉपिक दैट यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर इज व्हाट इज लीनियर मोमेंटम। आप देखोगे एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसे लीनियर मोमेंटम कहते हैं, ये क्या होता है, और फिर आप देखोगे कि इसका चेंज कैसे पता लगाते हैं, हाउ वी फाइंड द चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। देन वी विल वर्क आउट द रिलेटेड प्रॉब्लम्स विद द लीनियर मोमेंटम। उसके बाद आप देखोगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। फिर हम देखेंगे अनदर फिजिकल क्वांटिटी जिसे इंपल्स कहते हैं, एंड देन यू विल सी इंपल्स इज रिलेटेड विद मोमेंटम। तो आप एक थ्योरम पढ़ोगे जिससे कहा जाएगा इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। देन वी विल सी न्यूटन्स थर्ड लॉ, द लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। और फिर हम आएंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉज, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना और किस तरीके से F इज इक्वल टू ma उन पे अप्लाई करना। उसके बाद वी विल सी लामीज थ्योरम फॉर कॉन्करेंट फोर्सेस एंड देन वी विल सी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन कोलिजन। गॉट इट। तो ये हमारा रोड मैप होगा इस चैप्टर का, न्यूटन्स लॉज का स्कूल लेवल सीरीज में। देखिए, हर लेक्चर के साथ आपके लिए एक डीपीपी होगी जो आप वर्कआउट कर सकते हो, और उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट पोर्टल पे होगा जिसे आप अटेम्प्ट करके ये देख सकते हो कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो कितनी बेटर हुई है उस लेक्चर के लिए। ठीक है, नाउ लेट्स सी द टॉपिक लीनियर मोमेंटम। देखिए, लीनियर मोमेंटम एक फिजिकल क्वांटिटी है, और किसी भी ऑब्जेक्ट का जब आप लीनियर मोमेंटम बताते हो तो एक तरीके से आप ये बताते हो कि व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट में क्वांटिटी ऑफ मोशन कितनी है। ठीक, और क्वांटिटी ऑफ मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट की दो पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, एक तो उसके मास पे और दूसरा उसकी वेलोसिटी पे। करेक्ट, एक उसके मास पे, दूसरा उसकी वेलोसिटी पे। तो मैथमेटिकली यू कैन से कि किसी भी पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम होता है वो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। तो लीनियर मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपने यहाँ वेक्टर P लगा दिया और ये हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया किसका, लीनियर मोमेंटम का, मास इनटू वेलोसिटी। अब देखो, एज आई टोल्ड यू कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और यहाँ पे देखो RHS पे m है मास और v है वेलोसिटी। तो ये इक्वेशन ये बता रही है, क्योंकि m तो कभी नेगेटिव होगा नहीं, तो ये इक्वेशन ये बता रही है कि जो मोमेंटम का डायरेक्शन होगा वो वही होगा जो लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन है। ठीक, तो इट इज द वेक्टर क्वांटिटी विथ डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ द लीनियर वेलोसिटी। और हम लोगों ने वेक्टर्स में और काइनेमेटिक्स में पढ़ा है कि लीनियर वेलोसिटी कैसे बनती है। जब भी पार्टिकल कोई पाथ, तो वहीं पे भी अगर उसकी लीनियर वेलोसिटी बनानी है, जैसे मान लो ये पाथ है और यहाँ तुम्हें इसकी लीनियर वेलोसिटी बनानी है, तो याद है यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी टेंजेंशियल बनती है, यहाँ बनानी है तो ऐसे बनेगी। ठीक, तो मान लीजिए ये वेलोसिटी P पे है लीनियर, और ये Q पे टेंजेंट बना दिया, तो ये डायरेक्शन वेलोसिटी का Q पे आएगा। अब क्योंकि लीनियर मोमेंटम उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में लीनियर वेलोसिटी होती है, तो ओबेइंग द सेम रूल, अगर आपको किसी भी पॉइंट पे लीनियर मोमेंटम बनाना है ना, किसी भी पॉइंट पे क्या बनाना है, लीनियर मोमेंटम बनाना है, तो वो उस पॉइंट पे टेंजेंशियल बनेगा। तो यहाँ पे आपका जो लीनियर मोमेंटम है PP, ये इस तरीके से बन जाएगा मोमेंटम एट P, और ये हो जाएगा मोमेंटम एट Q। ठीक है, तो पार्टिकल के पाथ पे तुम्हें कहीं पे भी अगर लीनियर मोमेंटम बनाना है तो वो टेंजेंशियल बनता है ना। देखो, लीनियर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। करेक्ट, अगर लिखे लीनियर मोमेंटम का, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंड सी व्हाई वी आर यूजिंग द वर्ड लीनियर। अभी 10th तक आप केवल मोमेंटम इसको बोलते थे, याद है। बेसिकली आप दो तरीके के मोमेंटम आप पढ़ोगे। जब आप रोटेशन पढ़ोगे तो आप एक और मोमेंटम पढ़ोगे विच विल बी कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। ठीक, तो इसलिए अभी हम जो मोमेंटम पढ़ रहे हैं वो लीनियर मोमेंटम है। अगर यूजुअली आप केवल मोमेंटम बोलते हो और प्रीफिक्स लीनियर या एंगुलर नहीं लगा रहे हो, तो वो कैजुअली ये माना जाता है कि दैट इज योर लीनियर मोमेंटम। गॉट इट।
तो अगर आप लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड लिखते हो तो आप केवल p लिख सकते हो या मॉडुलस ऑफ p लिख सकते हो, जो वेक्टर के मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका है, और ये हो जाएगा मास टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दैट इज v। ठीक है, तो ये आपका मोमेंटम का मैग्नीट्यूड हो गया। अच्छा, आपको मैग्नीट्यूड का मतलब स्पीड हो गया ना, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो गया, स्पीड हो गया। तो अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो उसका मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। ठीक, ये केवल अभी मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और डायरेक्शन कब आप कहते हो किसी पार्टिकल का मोमेंटम कांस्टेंट है, तो वेक्टर कांस्टेंट कब होता है, जब इसकी दोनों चीजें कांस्टेंट हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर ये दोनों ही कांस्टेंट होंगे देन ओनली यू कैन से द मोमेंटम इज कांस्टेंट। अगर इनमें एक भी चीज बदल गई तो मोमेंटम विल बी वेरिएबल। करेक्ट, अगर एक भी चीज बदल गई तो मोमेंटम विल, ठीक, जैसे मान लो अगर हम एक इलस्ट्रेशन देखें, पार्टिकल है और वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। किसमें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है कि जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है। करेक्ट, वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो ही नहीं सकती क्योंकि सर्किल में हर जगह डायरेक्शन बदल रहा है। तो अब देखो यहां पे वेलोसिटी का कैसे बनेगी, टेंजेंशियल। तो अगर तुम लीनियर मोमेंटम भी बनाओगे तो वो भी कैसा बनेगा, टेंजेंशियल। तो यहां बनाओगे तो राइट साइड बनेगा, यहां बनाओगे तो डाउनवर्ड बनेगा, इधर बनाओगे तो लेफ्ट साइड बनेगा, इधर बनाओगे तो अपवर्ड बनेगा। ठीक, तो मान लीजिए पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो दिस इज द लीनियर मोमेंटम एट ए, दिस इज द लीनियर मोमेंटम एट बी, दिस इज द लीनियर मोमेंटम एट सी, दिस इज द लीनियर मोमेंटम एट डी। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए पार्टिकल का मास m है, तो जो मैग्नीट्यूड होगा मोमेंटम का ना, जो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड होगा, तो मैग्नीट्यूड तो अभी आपने देखा क्या होता है, मास स्पीड, तो ये कांस्टेंट होगा, ये सुनो, क्योंकि यूसीएम में स्पीड इज कांस्टेंट। तो यू कैन से व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम इज कांस्टेंट। करेक्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम इज कांस्टेंट, चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज चेंजिंग, क्योंकि हर जगह वो टेंजेंशियल है। तो कभी वो राइट साइड है, कभी वो लेफ्ट साइड है, कभी वो अपवर्ड है, कभी वो डाउनवर्ड है। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है और वेक्टर का डायरेक्शन बदल रहा है। तो व्हाट यू कैन से इन सर्कुलर मोशन या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, लीनियर मोमेंटम इज कांस्टेंट और वेरिएबल। ऑफ कोर्स इट इज वेरिएबल ना, तो यहां पे आप कहोगे जो हमारा लीनियर मोमेंटम है वो क्या है, वो वेरिएबल है। उसके केवल मैग्नीट्यूड के बारे में पूछा जाए तो यूसीएम में उसका मैग्नीट्यूड आप कह सकते हो कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, समझिए ना। तो मोमेंटम कब कांस्टेंट होता है, जब दोनों चीजें कांस्टेंट हो, उसका डायरेक्शन कांस्टेंट हो, डायरेक्शन ना बदले, यानी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो, और साथ में स्पीड भी कांस्टेंट हो। करेक्ट, यानी उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो, देन ओनली वी कैन से द मोमेंटम इज कांस्टेंट। इनमें एक भी चीज बदल गई तो हमारा मोमेंटम, तो ये डायरेक्शन के बारे में होता है, ठीक, वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, देखो तो सिंपल है बहुत, मास की क्या है केजी और वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड, तो आपकी मोमेंटम की एसआई यूनिट हो जाएगी केजी मीटर पर सेकेंड। गॉट इट। चलिए नाउ लेट्स सी, we have to derive a relation between kinetic energy and momentum. ठीक है, and we all know the formula for kinetic energy, K is equal to half mv square। ठीक है, तो मान लो कोई पार्टिकल है और पार्टिकल का जो मास है वो m है और इसकी स्पीड v है और लीनियर मोमेंटम p है।
तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, हाफ एम वी स्क्वायर ना, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, और मोमेंटम का मैग्नीट्यूड होगा मास इनटू स्पीड। ठीक है, अब मान लो चाहता हूं इसमें के हो, पी हो और एम हो। ठीक, तो यहां से अगर मैं v को सब्जेक्ट बना लूं फ्रॉम इक्वेशन 2, तो v विल बी व्हाट, p बाई एम ना, v हो जाएगा। अब इसको अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम p बाई एम का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, अब यहां से देखो m स्क्वायर आ जाएगा और एक m ऊपर है तो एक m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा p स्क्वायर बाई 2m। ठीक, तो ये आपका एक फॉर्मूला हो गया जो इन दो क्वांटिटी को रिलेट कर रहा है, किसको किसको, मोमेंटम को और काइनेटिक एनर्जी को। ठीक, दिस इज द फॉर्मूला, इसे टिक कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट करके नोट कर लेना, कई न्यूमेरिकल में अब इसका यूज होगा, जो काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम को रिलेट करता है कि k इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। p को इसमें सब्जेक्ट बनाओगे तो p हो जाएगा 2 काइनेटिक एनर्जी टाइम्स मास अंडर रूट, करेक्ट, सिंपली आप सब्जेक्ट चेंज कर दोगे। ठीक, लिख के मोमेंटम ये 2m, एंड मोमेंटम इज द सिंगुलर टर्म, प्लूरल फॉर्म में मोमेंटा कहते हैं। ठीक, मोमेंटा इज द प्लूरल टर्म। ओके, now let's see, find the ratio of linear momenta of two bodies of masses 1 kg and 4 kg having equal kinetic energies। तो देखो ऐसी प्रॉब्लम तुमसे जब पूछी जाती है, जैसे तुम्हें लीनियर मोमेंटा का रेशियो निकालना है और इनकी काइनेटिक एनर्जी इक्वल है। ठीक है, तो मासेस का रेशियो दिया है m1:m2 इज व्हाट 1 kg बाई 4 kg, तो kg कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 1/4। ठीक, और हमें मोमेंटा का रेशियो निकालना है, यानी P1 बाई P2 पता लगाना है। दोनों की काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, यानी K1 इज इक्वल टू K2। ठीक है, चलिए अब देखिए कौन से में यूज करेंगे। तो अभी हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, P स्क्वायर बाई 2m। अगर P के टर्म में, भाई यहां काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम और मास की बात हो रही है, इस प्रॉब्लम में काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम और मास की बात हो रही है, तो जो भी तुम फॉर्मूला यूज करोगे वो ऐसा करोगे जो K, P और M को रिलेट करे। तो K इज इक्वल टू, ठीक, तो K1 विल बी P1 स्क्वायर बाई 2m1 और K2 क्या होगा P2 स्क्वायर बाई 2m2। अब मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो K1 K2 P1 स्क्वायर बाई 2m1 इंटू P2 स्क्वायर बाई 2m2। अब ये देखिए 2 कैंसिल आउट हो गया, तो देयरफॉर K1 बाई K2 इस P1 बाई P2 का स्क्वायर M2 बाई M1। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब आप इस पे जो जो क्वांटिटी रख, K1 K2 इक्वल है ना, तो इसको मैं K रख दूं और K रख दूं, क्योंकि प्रॉब्लम में दिया है दोनों की काइनेटिक एनर्जी इक्वल है। P1 बाई P2 मोमेंटा का रेशियो पता लगाना है, तो इसको ऐसा ही रहने दो, और M1 बाई M2 कितना, 4, और यहां पे M2 बाई M1 है, तो ये हो जाएगा 4/1, करेक्ट। तो देयरफॉर P1 बाई P2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया, 4 यहां आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4। तो इट इंप्लाइज दैट P1 बाई P2 विल बी, अंडर रूट कर दीजिए 1/4, आंसर विल बी 1/2। तो मोमेंटा का रेशियो क्या आ गया, 1:2 का रेशियो आ गया। ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया। दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम, गॉट इट। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे देखते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज ऑफ टू बॉडीज ऑफ मासेस 1 kg एंड 4 kg हैविंग इक्वल लीनियर मोमेंटा। अब यहां पे तुमसे वैसी सिमिलर प्रॉब्लम है, बट काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछ रहा है, और तुम्हें मासेस कितना दिया है, 1 kg और 4 kg, करेक्ट। और यहां जो मोमेंटा है वो इक्वल है, तो P1 इज इक्वल टू P2 से P। ठीक, इतना डेटा दिया है। फिर क्योंकि यही 3 क्वांटिटी इन्वॉल्व है, तो विल यूज द फॉर्मूला K इज इक्वल टू व्हाट, P स्क्वायर बाई 2m। तो K1
जाएगा 1² K2 हो जाएगा P2² अब मैं so I'll get K1/K2 is what P1² into P2² तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो K1/K2 आ गया P1/P2 का स्क्वायर M2/M1 करेक्ट। अब देखो क्योंकि मोमेंटा इक्वल है तो ये इक्वल कर दीजिए, तो ये P/P हो जाएगा और ये हो गया 1/4M1:M2, ये कैंसिल आउट हो गया। तो K1/K2 की वैल्यू क्या आ गई 4/1, तो देयरफॉर K1:K2 इज 4:1, ये आपका आंसर आ गया। गॉट इट। लेट्स सी देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स जिसमें जैसे कहता है कि अगर आप मोमेंटम को x% चेंज कर दो तो काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंटेज चेंज आएगा। तो यहां देखो मैं आपको दो रूल्स बता रहा हूं। एक रूल अप्रोक्सीमेशन का रूल है, ये एमसीक्यू के लिए भी काफी सुटेबल होता है, ये बहुत कम समय लेता है, बट इसकी एक लिमिटेशन है। देखो जब परसेंटेज चेंज बहुत स्मॉल होगा तो तुम अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो, जैसा तुमने एरर्स में लगाया था। तो आपने जैसे एरर में पढ़ा था कि जैसे मान लो x दिया है y² a एंड a इज कांस्टेंट, तो चेंज इन x बाई x, रिलेटिव चेंज इन x को आप लिख सकते हो 2 टाइम्स, यहां का ये 2 ले लेते हैं, रिलेटिव चेंज इन y, और a तो कांस्टेंट है तो उसमें कोई चेंज आएगा नहीं। और इसी को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको सेम उसी रिलेशन में परसेंटेज चेंज मिल जाता है। ठीक, तो ये आपने कंसेप्ट एरर में पढ़ा जब परसेंटेज एरर निकालते हो। बट हाँ ये देखो ये अप्रोक्सीमेशन का रूल होता है, ये तभी लगता है जब परसेंटेज स्मॉल हो, दैट्स वाई हम एरर में इसको लगा सकते हैं, क्योंकि एरर में जो परसेंटेज होता है वो बहुत स्मॉल होता है। अब मान लो तुमने फॉर्मूला देखा, काइनेटिक एनर्जी क्या है P²/2m, ठीक, एंड m इज मास जिसको हम कांस्टेंट मान रहे हैं। ठीक, ये तो बदलेगा नहीं। अब मैंने कहा यहां पे अप्रोक्सीमेशन बता रहा हूं कि इफ परसेंटेज चेंज इज स्मॉल, स्मॉल का मतलब हो गया कि अब आप एक लिमिट स्मॉल से जितना देखो छोटा होगा उतना अच्छा अप्रोक्सीमेशन होगी। ठीक है, तो यूजुअली अगर 10% से कम है तो वी गेट अ गुड अप्रोक्सीमेशन, 10 से ज्यादा है तो अप्रोक्सीमेशन थोड़ा डिस्टॉर्टेड होती जाती है। ठीक है, तो बेटर होता है कि ये अप्रोक्सीमेशन परसेंटेज चेंज 10% से कम हो। तो अगर ये अप्रोच लगाओगे तो अब डेल्टा K/K क्या हो जाएगा, यहाँ इंडेक्स 2 है, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा P/P, और मास में तो कोई चेंज आएगा नहीं, तो ये रिलेशन आ गई। ठीक, अब इसी को से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज चेंज मिल जाएगा। तो परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ परसेंटेज चेंज इन P। तो ये तुम्हारा देखो ये बहुत आसान फॉर्मूला डेवलप हो गया ना। परसेंटेज चेंज ये लगा सकते हो, बट इसकी लिमिटेशन है कि चेंज बहुत स्मॉल होना चाहिए। अब मान लो कोई एमसीक्यू है और तुमसे कहे कि मोमेंटम चेंज हो गया 3%, तो काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंटेज चेंज आएगा। तो अब 3% इज लेस देन 10%, तो यू कैन अप्लाई दिस अप्रोक्सीमेशन। तो काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा 2 × 3%, यानी आंसर इज 6%। गॉट इट, ये आंसर हो गया। ठीक, तो ये परसेंटेज चेंज कब अप्रोक्सीमेशन वाला, बट तो नहीं है ना कि हमेशा चेंज हो वो 10% से कम हो कि 5% 6%। तो अब हम एक जनरलाइज रूल देखते हैं कि कोई भी चेंज हो चाहे वो कम हो या ज्यादा हो। ठीक, तो लेट्स सी द जनरलाइज्ड रूल। ओके, कि इफ यू हैव एनी परसेंटेज चेंज, अब यहां पे कोई तुम्हारा सिंपल मैथ्स का फंडामेंटल लगेगा। ठीक है, अब देखो मोमेंटम 50% बढ़ा दिया गया, काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंटेज से बढ़ जाएगी। ठीक, तो वी नो काइनेटिक एनर्जी होता है P²/2m। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में K1 मान लेता हूं, तो ये क्या होगा P1²/2m। करेक्ट, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, फाइनल मोमेंटम है P2 मान लेता हूं, तो जो फाइनल मोमेंटम है वो 50% तुमने बढ़ा दिया। और देखो यहां मैं कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा रहा हूं, मैं एकदम बेसिक मैथ्स लगा रहा हूं लोअर क्लास की। तो P2 क्या होगा P1 +
50% ऑफ P1, यानी P1 प्लस 50 P1/100, ये 2 हो गया, यानी 3 P1/2, करेक्ट। ये आपका P2 की वैल्यू आ गई। मान लो जो नई काइनेटिक एनर्जी है वो K2 है, तो K2 क्या होगा, P2² अब P2 की जगह ये रख दीजिए 3 P1/2 स्क्वायर बाई 2m, तो यह आ जाएगा 9 P1² 4 × 2m, राइट। ये आपकी K2। नाउ फाइंड द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, तो चेंज क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो यू कैन टेक 9 P1² 4 टाइम्स ऑफ 2m minus P1² 2m. So I can take P1² 2m as a common factor, and I'll get 9/4 minus 1. So I'll get P1² 2m. 9 minus 4 will be 5/4. ठीक, ये आपका काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ गया। देखो आप पूरी सिंपल मैथ्स लगा, अब परसेंटेज चेंज काइनेटिक एनर्जी में कितना होगा, चेंज डिवाइडेड बाई इनिशियल। याद है ना परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, चेंज बाई इनिशियल इंटू 100, तो यह आ जाएगा P1² 2m 5/4, P1² 2m ये इनिशियल थी इंटू 100, अब ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 5/4 इंटू 100, ये आ गया 25। आंसर इज 125%। सी दिस इज द आंसर। ठीक, तो अगर तुम मोमेंटम को 50% बढ़ा दोगे 125% बढ़ जाएगी, करेक्ट। अगर आप मोमेंटम का परसेंटेज कितना बढ़ा दो 50%, तो आंसर आ रहा है काइनेटिक एनर्जी कितना परसेंटेज बढ़ जाएगी, 125%, करेक्ट। अब यहां भी देखो, अगर तुम अप्रोक्सीमेशन वाला रूल लगाते, याद है ना अभी देखा था अप्रोक्सीमेशन का ये वाला रूल, दिस रूल, कि अगर परसेंटेज चेंज स्मॉल है तो ये आया था, याद है अप्रोक्सीमेशन से, कि काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज ट्वाइस होगा मोमेंटम का चेंज का परसेंट। तो कई बार स्टूडेंट को बस वो ये रूल याद कर लेते हैं, वो लिमिटेशन नहीं समझते। मान लो ये एमसीक्यू आया और तुमने ये वो वाला रूल यहां लगा दिया, तो व्हाट यू थिंक व्हाट वुड बी द आंसर, क्या आपका आंसर आएगा। तो आप कहोगे वहां तो हमने देखा था काइनेटिक एनर्जी का चेंज इसका डबल हो जाता है, तो आप क्या कहोगे कि आंसर वुड हैव बीन 100%, जबकि आंसर कितना आ रहा है 125%। समझिए ना, यहां पे वो अप्रोक्सीमेशन वाला रूल नहीं लगा सकते हो, क्योंकि द चेंज इन मोमेंटम इज हाउ मच 50%, विच इज नॉट सो स्मॉल कि हम अप्रोक्सीमेशन वाला रिजल्ट लगा दे। ठीक, तो ये अप्रोच वाला अप्रोच है, ये तुम किसी के लिए भी लगा सकते हो, परसेंटेज स्मॉल हो या लार्ज हो। हाँ, स्मॉल के लिए अब जैसे 2% 3% है, उसमें हम टाइम बचा सकते हैं, सीधे अप्रोक्सीमेशन का रूल लगा सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं हाउ वी फाइंड द चेंज इन मोमेंटम। देखो आगे हमें कई क्वांटिटी मिलेंगी जिसमें हमें मतलब होगा कि मोमेंटम का चेंज कितना आ रहा है। अब मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो जब आप मोमेंटम का चेंज लिखोगे तो उसको हम ऐसे लिखते हैं डेल्टा पी। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, यानी इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, करेक्ट। दिस विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे, करेक्ट। देखो हम ये मान रहे हैं कि मास इज कांस्टेंट, जब पार्टिकल चल रहा है तो मान लो उसके मास में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इनिशियल मोमेंटम होगा मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल मोमेंटम होगा मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, करेक्ट। अब अगर आप मोमेंटम का चेंज लिखोगे तो ये होगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो आप मास ले सकते हो कॉमन, ये होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और ये क्या है, ये है आपका चेंज इन वेलोसिटी। तो यू कैन राइट द चेंज इन मोमेंटम एज मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। हाँ, आप क्या लिख सकते हो, चेंज इन मोमेंटम एज मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। और ये कब लिख मास टू ना, मास इसीलिए वो कॉमन आया है, ठीक है। तो बेसिकली अगर तुम्हें तो आप चेंज इन डायरेक्शन इधर होगा, उधर ही जिधर वेलोसिटी चेंज हो रहा है। चेंज इन मोमेंटम हैज सेम डायरेक्शन एज ऑफ
चेंज इन वेलोसिटी, और हमने वेक्टर में देखा था हाउ वी फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी, और थोड़ा सा मैं रिकैप कर दे रहा हूँ अभी। ठीक, हमने वेक्टर में देखा था कि कैसे हम वेलोसिटी का चेंज निकालते हैं। करेक्ट। तो आपको जब भी मोमेंटम का चेंज निकालना हो, आप वेलोसिटी का चेंज मास से मल्टीप्लाई कर दो। नो सी द वन डायमेंशनल केस। वी नो, हमने वेक्टर में पढ़ा है कि अगर 1D केस होता है, जैसे मान लो कोई पार्टिकल राइट साइड जा रहा है विद वेलोसिटी vi, और फिर उसकी वेलोसिटी हो गई vf, और इधर मैं पॉजिटिव एक्सेस ले रहा हूं, तो डेटा v होगा vf माइनस vi। अब क्योंकि ये 1D केस है, तो आप याद है वेक्टर साइन हटा सकते हो, क्योंकि 1D केस में हम क्वांटिटीज को प्लस और माइनस साइन देते हैं। तो 1D केस में आप चेंज इन वेलोसिटी ये लिख देते थे, याद है, vf माइनस vi। अब अगर ये पॉजिटिव आया तो चेंज इधर ही होगा जिधर तुमने पॉजिटिव एक्सेस लिया, और अगर ये नेगेटिव आया तो चेंज किधर होगा, जिधर तुमने पॉजिटिव लिया उसके ऑपोजिट। देखते हैं, यहां पे एक प्रॉब्लम दी हुई है हमें। A car is moving with a speed of 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई, और मास आपको कार का दिया है 1000 kg। ठीक, मोमेंटम में कितना चेंज आएगा अगर उसकी स्पीड आगे जाके हो गई पहले पार्ट के लिए 30 मीटर पर सेकेंड, तो ये आपकी फाइनल वेलोसिटी हो गई। ये पार्ट ए है। ठीक है, एक कार चल रही थी कितने से, 20 मीटर पर सेकेंड से, और थोड़ी देर बाद उसकी स्पीड उसी डायरेक्शन में कितनी हो गई, 30 मीटर। तो देखो यहां ये 1D केस है, तो मैं राइट साइड पॉजिटिव एक्सेस ले रहा हूं। अब चेंज इन वेलोसिटी vf माइनस vi। 1D केस है तो मेरे को वन डायमेंशनल मतलब स्ट्रेट लाइन में ही दोनों वेलोसिटी है, तो मुझे वेक्टर साइन लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसको आप लिख सकते हो, फाइनल कितनी है 30 प्लस 30, क्योंकि ये प्लस है तो फाइनल इज प्लस 30, और इनिशियल इज प्लस 20, क्योंकि ये भी राइट साइड है तो दोनों प्लस है, तो प्लस 30 माइनस 20, तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी आ गई, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब देखो जो वेलोसिटी का चेंज आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, जो वेलोसिटी का चेंज आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब इस सिचुएशन में जो वेलोसिटी का चेंज है वो पॉजिटिव साइड है, यानी राइट साइड। तो मोमेंटम का चेंज भी किधर होगा, राइट साइड। क्यों, क्योंकि मोमेंटम का चेंज उधर ही होगा जिधर वेलोसिटी का चेंज होगा। करेक्ट, मोमेंटम का चेंज होगा तो आप फॉर्मूला लगा दो, मोमेंटम का चेंज होगा मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी, तो मास इज 1000 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 4 kg मीटर पर सेकेंड। दिस विल बी द आंसर। ठीक, ये पहले पार्ट का आंसर होगा। सेकेंड पार्ट में वही कार 20 से पहले जा रही थी और उसकी फाइनल वेलोसिटी 15 हो गई। ठीक, वो भी ऐसा ही करेंगे। ठीक, कार आपकी 20 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। ठीक, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई और फाइनल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो अगेन ये वन डायमेंशनल केस है, तो हम इधर पॉजिटिव ले रहे हैं। ठीक है, अब आपकी चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर लगाने की जरूरत है नहीं, वन डायमेंशनल केस है। vf माइनस vi हो जाएगा, तो vf आप कितना रख दो प्लस 15 और vi हो जाएगा प्लस 20। आंसर इज माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी का चेंज नेगेटिव आ रहा है। कैन यू सी, यहाँ पे वेलोसिटी का चेंज नेगेटिव आ रहा है। ये क्या सजेस्ट कर रहा है, तो ये बता रहा है कि जो वेलोसिटी का चेंज होगा वो नेगेटिव एक्सेस की तरफ होगा, और आपने पॉजिटिव लिया है राइट साइड, तो नेगेटिव एक्सेस लेफ्ट साइड होगी, यानी वेलोसिटी का चेंज लेफ्ट साइड होगा, और जिधर वेलोसिटी का चेंज होगा उधर ही मोमेंटम का चेंज होगा, तो मोमेंटम का चेंज भी लेफ्ट साइड होगा। ठीक है, मोशन ऑफ कार ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ कार, और मोमेंटम का चेंज कितना होगा, मास इंटू वेलोसिटी का चेंज, यानी 1000 इंटू -5, यानी 5000 विद अ नेगेटिव साइन kg मीटर पर सेकेंड, यानी -5 इंटू 10 पावर 3 kg मीटर पर सेकेंड। देखो जब आप आंसर
माइनस, क्योंकि माइनस तो डायरेक्शन बता रहा है, तो तुम्हारा आंसर माइनस में आ रहा है। किसी स्टूडेंट ने अगर लेफ्ट पॉजिटिव लिया होगा तो उसका आंसर प्लस में आएगा। तो जब भी आप आंसर लिखोगे तो आप मैग्नीट्यूड लिखोगे और डायरेक्शन लिख के बताओगे। तो चेंज इन मोमेंटम इज 5 × 10⁻³ kg मीटर पर सेकेंड। ये तुमने क्या लिखा, देखो मैग्नीट्यूड इन a direction opposite to motion of car. This will be the way to write the answer. Got it? ये तरीका होगा आंसर लिखने का। ठीक, इस तरीके से आप आंसर लिखोगे। तो यहां पे आपने देखा हाउ टू जब डायमेंशनल वेलोसिटी है सेम डायरेक्शन में। अच्छा, हमने वेक्टर में देखा था कि अगर रिबाउंडिंग का केस होता है, ये मैं रिकॉल कर रहा हूं वेक्टर से, हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे मान लो कोई पार्टिकल इधर आया vi से और ये वापस इधर चला गया vf से। ठीक, तो हमने देखा था यहां जो वेलोसिटी का चेंज होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, क्या मैग्नीट्यूड होगा, तो हमने एक फिंगर टिप फॉर्मूला डेवलप किया था। ये होगा फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड प्लस इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, याद है? तो इसलिए यहां मॉड लगा दे रहे हैं। यहां हमने ये ऑलरेडी डिराइव किया था, अब हम यहां एक्सेस नहीं लेंगे। याद है, ये हमने एफटीपी डिराइव किया था फिंगर टिप पॉइंट, कि दोनों के मैग्नीट्यूड जुड़ जाएंगे। ठीक, और इसका डायरेक्शन किधर होता है? ऑपोजिट टू इनिशियल वेलोसिटी। याद है, ऑपोजिट टू इनिशियल वेलोसिटी। तो दिस इज द नॉलेज वी आर टेकिंग फ्रॉम वेक्टर्स, जहां पे हमने ये फॉर्मूला किया था। ठीक, अब देखो अगर अप्लाई करोगे, अगर आप इसको अप्लाई करते हो, जैसे मान लो एक बॉल इधर आई v से और सेम स्पीड से रिबाउंड कर गई, सेम स्पीड v से, ऐसे रिबाउंड को इलास्टिक रिबाउंड कहते हैं। ठीक, तो अब जो वेलोसिटी का चेंज लिखोगे, मॉड वेलोसिटी का जो चेंज होगा वो कितना होगा? तो ये हो जाएगा, दोनों v जोड़ दो 2v, और किधर होगा? तो ये इनिशियल है ना, ये आपकी इनिशियल है, इनिशियल के उल्टा, यानी ये वेलोसिटी का चेंज इधर होगा, वॉल के ऑपोजिट। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी, और जिधर चेंज इन वेलोसिटी होगा उधर ही चेंज इन मोमेंटम होता है। करेक्ट? तो जब तो आप सीधे ये फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, अब जैसे से अ बॉल ऑफ मास 250 ग्राम हिट्स द वॉल विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एंड गेट रिबाउंडेड विद द सेम स्पीड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, फाइंड द चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ठीक, तो यहां जल्दी हुई है, उसका मास दिया हुआ है। ठीक है, और वो वॉल को हिट की v स्पीड से और सेम स्पीड से ऑपोजिट डायरेक्शन में रिबाउंड हो गई। लीनियर मोमेंटम का चेंज बताना है। तो यहां पे अगर हम ये आपकी इनिशियल हो गई और ये आपकी इधर फाइनल हो गई, तो ये रिबाउंडिंग का केस है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो हम सीधे ये वाला फॉर्मूला लगा दें, तो वेलोसिटी का जो चेंज आएगा मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी के चेंज का, वो हो जाएगा फाइनल मैग्नीट्यूड प्लस इनिशियल मैग्नीट्यूड, तो ये जाएगा 2v, और किधर आएगा? याद है किधर आएगा? ऑपोजिट टू इनिशियल। किधर आएगा? ऑपोजिट टू इनिशियल। तो इनिशियल है तुम्हारी वॉल की तरफ, तो वेलोसिटी का चेंज वॉल से अवे आएगा। दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी। और जिधर वेलोसिटी का चेंज आता है, आज हमने देखा उधर ही मोमेंटम का चेंज आता है। जिधर वेलोसिटी का चेंज आएगा उधर ही मोमेंटम का चेंज आएगा। तो बॉल के मोमेंटम में जो चेंज आएगा वो किधर आएगा? अवे फ्रॉम द वॉल। गॉट इट? बॉल के मोमेंटम में जो चेंज आएगा वो किधर आएगा? अब मोमेंटम का चेंज कितना होगा? तो मास इंटू वेलोसिटी का जो चेंज है उसका मैग्नीट्यूड। ठीक, तो ये हो जाएगा मास इंटू 2v। अब मास कितना दिया? 250 ग्राम इंटू 2, और v कितना दिया हुआ है? 20। करेक्ट? तो इसे आपके इंडेक्स -3, एक ये कट गया, एक ये कट गया। ठीक, तो नीचे आपका 10 बचा,
अब ये कितना हो गया 25 इंटू 400/10, तो आंसर इज kg meter per second. This will be the answer. So this will be the change in momentum of the ball where it will take place in a direction perpendicular to the wall, away from the wall. Got it? तो ये यहां पे देखो तुमने मोमेंटम के चेंजेस देखे दोनों केसेस, ये वाला और लास्ट वाला जो वन डायमेंशनल केस था. नाउ विल सी वन टू डायमेंशनल केस, और ये काफी इंपॉर्टेंट है. इसका हम जो एंड फॉर्मूला होगा, डिराइव्ड फॉर्मूला, उसको एज अ फिंगर टिप पॉइंट भी याद रखेंगे. देखो मान लो एक सरफेस है, ठीक है, ये एक सरफेस है और ये इसका नॉर्मल है, परपेंडिकुलर, ठीक, और एक बॉल या पार्टिकल आया और यहां हिट किया और यहां रिबाउंड कर गया सेम स्पीड से. ऐसे रिबाउंड को इलास्टिक रिबाउंड कहते हैं, ठीक है. तो मान लीजिए ये m से मास है और ये स्पीड v थी और ये भी स्पीड v है और ये एंगल सेम होगा जैसे लाइट रिफ्लेक्ट करती है, ठीक. तो ऐसे रिबाउंड को इलास्टिक रिबाउंड कहते हैं. गॉट इट? तो अब हमें यहां पता लगाना है कि मोमेंटम का कितना चेंज आएगा. व्हाट विल बी द चेंज इन मोमेंटम, करेक्ट. अब देखो ये वन डायमेंशनल केस नहीं है. जो प्रीवियस हमने दो केसेस देखे थे वो 1D केसेस थे, करेक्ट, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में या ऑपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटीज थी, तो वहां तुमने वेक्टर साइन हटा दिया था. तो यहां वेक्टर साइन नहीं हटा सकते. तो अगर मेरे को चेंज इन वेलोसिटी निकालना है तो उसको आप क्या लिखोगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, करेक्ट. अब यहां वेक्टर साइन तो हटा नहीं सकते आप, क्योंकि यू आर नॉट गेटिंग द एडवांटेज ऑफ वन डायमेंशनल केस. एक इधर है, एक इधर है. तो आपको कंपोनेंट यूनिट वेक्टर नोटेशन में लिख के बहुत आसानी से कर सकते हो. अब यूनिट वेक्टर नोटेशन लिखने के लिए सबसे पहले हमें एक्सेस लेनी होगी, क्योंकि बिना एक्सेस के तो हम यूनिट वेक्टर नोटेशन में लिख ही नहीं सकते वेक्टर. तो यहां मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया. देखिए इसको मैंने ले लिया एक्स एक्सेस और इसको मैंने ले लिया वाई एक्सेस, करेक्ट. अब देखिए जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ये है, कैन यू सी. और हमने वेक्टर में देखा था जब आप कंपोनेंट निकालोगे तो आप वेक्टर को स्लाइड कर सकते हो. देयर इज नो प्रॉब्लम इन स्लाइडिंग द वेक्टर. तो ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है. तो इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने वेक्टर को स्लाइड कर दिया और ये आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है इसका मैग्नीट्यूड भी है, करेक्ट. और ये एंगल कितना था, थीटा. तो ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक. ये वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है. तो देखो वी आई कॉम्पोनेंट लेते हो एक्स और वाई पे ना, तो इसके साथ ये थीटा बना रहा है और मैग्नीट्यूड वी आई का वी है. तो ये क्या होगा, वी साइन थीटा और ये होगा वी कॉस थीटा, करेक्ट. अब आप वी आई को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो. तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या है, वी साइन थीटा, प्लस और माइनस, ऑफ कोर्स प्लस राइट साइड है. तो आप इसको लिख सकते हो वी साइन थीटा आई कैप. और इसका वाई कंपोनेंट क्या है, वी कॉस थीटा, नेगेटिव क्योंकि नीचे है, तो माइनस वी कॉस थीटा जे कैप, ठीक. ये तुम्हारी क्या हो गई, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई यूनिट वेक्टर नोटेशन में. लेट्स वेलोसिटी. तो फाइनल वेलोसिटी का तो पहले ही टेल कहाँ बना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पे. मैं क्लैरिटी के लिए अलग फिगर बना दे रहा हूं. तो ये आपकी फाइनल वेलोसिटी है और इसका भी मैग्नीट्यूड भी है, ठीक. और ये नॉर्मल के साथ थीटा एंगल बना रही है. तो अब अगर हमें इसका कंपोनेंट लिखूं तो इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं वेक्टर का बेसिक लगाते हुए, तो ये क्या आएगा, इसका भी मैग्नीट्यूड वी है तो ये आ जाएगा वी कॉस थीटा और इधर क्या आएगा, वी साइन थीटा, करेक्ट. तो अब अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे वी एफ, तो एक्स कंपोनेंट इज वी साइन थीटा पॉजिटिव साइड, तो प्लस वी साइन थीटा आई कैप, एंड द वाई कंपोनेंट इज वी कॉस थीटा पॉजिटिव साइड, तो प्लस वी कॉस थीटा जे कैप, करेक्ट. तो ये आपका
वेक्टर वी एफ आ गया, करेक्ट। तो यहां पे आप जहां आपको वीडियो को स्टिल करना हो आप स्टिल करके नोट्स बना लेना, ठीक। तो जब ये बॉल यहां आई और इधर रिबाउंड की तो इधर मैंने एक्स एक्सेस ले ली, इधर वाई एक्सेस ले ली, ठीक, और मैंने दोनों प्रॉपर्टीज को आई और जे में लिखा। अब मुझे पता लगाना है चेंज इन द वेलोसिटी, करेक्ट, चेंज इन वेलोसिटी। तो ये होगा फाइनल वेक्टर वेलोसिटी माइनस इनिशियल। तो वी विल हैव द आंसर, फाइनल से अब इनिशियल सब्ट्रैक्ट कर दो तो देखो साइन थीटा वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू विल गेट 2v cos थीटा जे। तो ये तुम्हारा वेलोसिटी का चेंज आ गया। अब देखो यहां जो वेलोसिटी का चेंज आ रहा है उसमें केवल जे कैप प्रेजेंट है, आई कैप एग्जॉस्ट हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो भी तुम्हारा वेलोसिटी का चेंज आ रहा है वो पूरा का पूरा वाई एक्सिस पे आ रहा है, यानी अब आप एंड में आपने सरफेस से परपेंडिकुलर वाई एक्सिस ली थी, याद है, और ये सरफेस था और ये एक्स एक्सिस थी, ठीक। और बॉल ऐसे आई थी, सरफेस को हिट की थी और रिबाउंड कर गई थी थीटा एंगल पे। तो ये इक्वेशन ये बता रही है कि होल चेंज ऑफ द मोमेंटम इज अलोंग विच एक्सिस, वाई एक्सिस, लाइक दिस, यानी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जो भी तुम्हारे मोमेंटम का चेंज आ रहा है वो सरफेस से परपेंडिकुलर आ रहा है, परपेंडिकुलर टू सरफेस एंड अवे। सरफेस से परपेंडिकुलर आ रहा है और अवे आ रहा है, पहली चीज ये हो गई, ये याद रखेंगे। और कितना आ रहा है, तो अगर केवल इसका मैग्नीट्यूड लिखना है इस वेक्टर का, केवल मैग्नीट्यूड ना, तो ये तो वेलोसिटी का चेंज है, तो मोमेंटम का चेंज क्या होगा, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो 2mv cos थीटा। और वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ये 2mv cos थीटा j कैप, ठीक। तो कितना चेंज आ रहा है, 2mv cos थीटा, 2mv cos थीटा। तो ये हमारा फिंगर टिप फॉर्मूला बन गया है जो हम याद रखेंगे। दिस इज द फिंगर टिप पॉइंट, ठीक, जो आप सीधे न्यूमेरिकल में अप्लाई कर सकते हो कि जब भी इलास्टिक रिबाउंड होगा, क्या, जब भी इलास्टिक रिबाउंड होगा, इसको इंपॉर्टेंट करके नोट कर लेना, जब भी इलास्टिक रिबाउंड होगा यानी जितनी स्पीड से बॉल आई है उतने से ही रिबाउंड कर गई और नॉर्मल के साथ एंगल दिया है, किसके साथ, नॉर्मल के साथ एंगल थीटा दिया है, तो मोमेंटम का चेंज होगा 2mv cos थीटा, 2mv cos थीटा। कितना चेंज होगा, 2mv cos थीटा। और किधर होगा, रिबाउंडिंग सरफेस से परपेंडिकुलर अवे, रिबाउंडिंग सरफेस से परपेंडिकुलर अवे, ठीक। तो कई न्यूमेरिकल में, कई एमसीक्यू में आप सीधे ये फिंगर टिप पॉइंट यूज कर सकते हो, पूरा डेरिवेशन आपको करने की नीड नहीं है। गॉट इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली प्रॉब्लम या डेरिवेशन, ठीक। जैसे मान लो कोई तुम्हें एमसीक्यू दिया जाए, ठीक है, कोई तुम्हें एमसीक्यू दिया जाए या न्यूमेरिकल दिया जाए और उसमें ऐसे प्रॉब्लम दी जाए कि एक वॉल है, ठीक, एक वॉल दे दी गई और कहा गया कि यहां पे एक बॉल आई विद अ स्पीड से 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक, और बॉल का मास दिया हुआ है 500 ग्राम और ये एंगल दिया है 60 डिग्री और इतने ही एंगल पे ये रिबाउंड कर गई सेम स्पीड से, ठीक। अब तुमसे इस प्रॉब्लम में पूछ रहा है फाइंड द चेंज इन मोमेंटम। क्या पूछ रहा है, फाइंड चेंज इन मोमेंटम, ये आपसे पूछ रहा है, करेक्ट। तो अब देखो ये वाला मॉडल हमने जो डेरिवेशन की है उसको मीट कर रहा है, इट्स अ इलास्टिक रिबाउंड ना, क्योंकि स्पीड सेम है, एंगल सेम है। ये देख रहे हो, वो एंड फॉर्मूला तभी लगेगा जब ये कंडीशन मीट करे, स्पीड सेम हो, एंगल सेम हो। तो आप कहोगे मोमेंटम और एंगल जो हम थीटा लेते हैं वो हमारा एंगल किसके साथ है जो हमने डिराइव किया, विथ नॉर्मल। तो हमारे फिगर में थीटा की वैल्यू हो गई 60 डिग्री। तो आप कहोगे मोमेंटम का चेंज कितना आएगा, 2mv cos थीटा। केवल मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो कोई गैप नहीं लगेगा। तो आप कहोगे मोमेंटम का चेंज कितना आएगा, 2, मास आपको दिया हुआ है 500 ग्राम, v की वैल्यू कितनी दी हुई है 10,
and cos of 60 degree, and we know cos 60 degree is half. तो ये आप वैल्यू रख दोगे, ये आंसर आ जाएगा किसमें, kg मीटर पर सेकेंड में, ठीक। और फ्लेक्स भी बताना है क्योंकि भाई मोमेंटम का चेंज तो वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो आपने ये सीखा कि इसका डायरेक्शन किधर होगा, इसका डायरेक्शन होगा रिबाउंडिंग सरफेस से परपेंडिकुलर और अवे, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द चेंज इन मोमेंटम। ये आपका मोमेंटम के चेंज का डायरेक्शन हो जाएगा, गॉट इट। तो इस तरीके से आप इसे प्रॉब्लम में अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, कभी कभी प्रॉब्लम में क्या होता है ना, एंगल तुम्हें नॉर्मल के साथ ना देके, जैसे मान लो ये दे दिया, ये थीटा दे दिया सरफेस के साथ, ठीक। अब पूछ रहा है मोमेंटम का चेंज बताओ, इलास्टिक रिबाउंड है। तो तुमने कहा कि ठीक है, हमने जो डेरिवेशन की थी याद है, उसमें हमने लिखा था मोमेंटम का चेंज होता है 2mv cos थीटा, 2mv cos थीटा, और हमने जो थीटा लिया था डेरिवेशन में वो नॉर्मल के साथ एंगल था। यहां इन्होंने थीटा किसके साथ दे दिया है, सरफेस के साथ, ठीक। और ये पूरा होगा 90, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, यानी हमको थीटा की जगह ये एंगल लेना है फॉर्मूले में। तो ये आ जाएगा 2mv, क्योंकि हमने तो डेरिवेशन में एंगल किसके साथ लिया है, नॉर्मल के साथ ना, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो अगर एंगल किसके साथ दे दिया जाए तुम्हें, सरफेस के साथ दे दिया जाए, तो ये लिख दोगे मोमेंटम का चेंज 2mv साइन थीटा। और किधर होगा चेंज, सरफेस से परपेंडिकुलर और अवे, तो चेंज विल बी लाइक दिस, ठीक। ये आपका मोमेंटम का चेंज हो गया, गॉट इट। सो दिस वाज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ न्यूटन्स लॉ, जिसमें वी हैव सीन व्हाट इज लीनियर मोमेंटम, how we find a linear momentum, the relation between kinetic energy and linear momentum. If you are given a percentage change in linear momentum, how you can find the percentage change in kinetic energy? And I have told you both the approaches. If change is small, you can apply the approximation rule and a generalized rule for any change, whether small or bigger change. उसके बाद हमने ये देखा कि मोमेंटम के चेंज वन डायमेंशनल केसेस में आप कैसे निकालते हो, और एक बहुत ही स्पेशल केस देखा जो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में यूज होगा, ये इलास्टिक रिबाउंड वाला, कि किसी सरफेस पे अगर कोई पार्टिकल आया और सेम स्पीड से रिबाउंड कर गया तो उसका मोमेंटम का चेंज कितना होता है, गॉट इट। अब सेकेंड लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे विद द फिजिकल क्वांटिटी इंपल्स, के इंपल्स क्या होता है, और फिर हम देखेंगे इंपल्स इज रिलेटेड विथ लीनियर मोमेंटम, एंड देयर इज अ थ्योरम कॉल्ड इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, देन न्यूटन्स सेकेंड लॉ, एंड देन विल सी द प्रॉब्लम्स ऑन न्यूटन्स सेकेंड लॉ, कि कैसे हम मोमेंटम के चेंज से फोर्स पता लगाते हैं, and then we will proceed ahead with Newton's third law and free body diagrams and applications of Newton's law. Same, this is the first lecture of Newton's law, school level pattern, और इस पूरे सीरीज में Newton's law में कई lectures हैं जो पूरा आपके डेप्थ को कवर करते हैं, कई illustrations को कवर करेंगे, and every lecture has a DPP and online test. तो अगर आपको ये सभी lectures का access चाहिए तो click the link in the description below. You will be redirected to the page where you can find the access to all the lectures and all the study material. So we'll meet in second lecture. Take care.